नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फल के बारे में। फल जिसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। हमने पहले डिस्कस किया था बीज के बारे में। तब हमने ये कहा था कि जो बीजांड है उस बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अब जो अंडाशय के चारों ओर भित्ति पाई जाती है जिसको अंडाशय भित्ति कहते हैं, अंडाशय भित्ति के द्वारा फल भित्ति बनती है। फल के चारों ओर जो भित्ति का निर्माण है वो अंडाशय की भित्ति के द्वारा होता है। और जो फल भित्ति है उसको हम छिलका भी कहते हैं। कोई भी फल है, फल के चारों ओर जो छिलका होता है उस छिलका है वही उसकी फल भित्ति होती है। हम फल भित्ति के बारे में बात करें तो फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाह्य जो फल भित्ति है इसको इंग्लिश में एपिकार्प कहा जाता है, मध्य को मीजोकार्प कहा जाता है और अंतः को एंडोकार्प कहा जाता है। तो इस तरह से जो फल भित्ति है वो 3 प्रकार की होती है। अब कुछ ऐसे फल होते हैं जो रसदार होते हैं, गूदेदार होते हैं। आम है, अमरूद है, संतरा। कुछ फल है वो शुष्क होते हैं, मतलब रसदार नहीं होते, रसीले नहीं होते हैं, जैसे मूंगफली और सरसों। तो इस तरह से जो ये तो गूदेदार फल है और ये शुष्क फल है। अब जो फल होते हैं फल के अंदर पाए जाते हैं बीज। अब बीजों की संख्या कितनी होगी? एक फल के अंदर बीजों की संख्या कितनी होगी? तो बीजों की संख्या उस फल के अंदर उतनी होगी जितने उस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते थे? बीजांड पाए जाते थे। क्योंकि बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय है उसमें जितने बीजांड पाए जाते थे उतने ही उसके अंदर बीज बनेंगे। तो फल में अधिक बीज है इसका मतलब बीजांड की संख्या भी अधिक है, और यदि एक बीज है इसका मतलब उसमें बीजांड है वो एक ही था। फल 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल, सत्य फल या इनको यथार्थ फल भी कहा जाता है। अब वास्तविक फल का मतलब क्या है? वास्तविक का मतलब वास्तव में फल का निर्माण किससे हो रहा है? अंडाशय से हो रहा है। अब नियमानुसार जो फल है वो अंडाशय से बनना चाहिए। तो यदि अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है तो उसको हम कहेंगे वास्तविक, सत्य या यथार्थ फल। मैक्सिमम जो हमारे चारों तरफ हम जो फल देखते हैं वे सभी है वो वास्तविक या यथार्थ फल के उदाहरण होते हैं। लेकिन आभासी जो फल है ये अंडाशय के अलावा जो अन्य भाग है उससे विकसित होते हैं। अंडाशय के अलावा अंडाशय से फल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन जो आभासी फल होते हैं इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से इसका निर्माण होता है। जैसे जो सेब है, सेब का निर्माण होता है पुष्पासन से। सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है। इसका मतलब इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, इस वजह से इसे हम आभासी फल कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो इसको हम अनिषेक फलन कहते हैं। पार्थेनोकार्पी इसको बोला जाता है। बिना निषेचन के क्या बन जाए? फल का निर्माण हो जाए। ऐसे जो फल होते हैं इसको तो हम कहते हैं अनिषेक जनित फल। ऐसे फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है इसको अनिषेक फलन बोला जाता है। अब ऐसे जो फल है निषेचन से तैयार नहीं हुए, और निषेचन से तैयार होते तो बीजांड से बीज बनता, लेकिन यहाँ निषेचन की क्रिया नहीं हुई। इसका मतलब ऐसे जो फल होते हैं उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केला, अंगूर आदि। तो फल 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक फल, आभासी फल। और बिना निषेचन के जो फल तैयार होता है या बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है इसको अनिषेक फलन कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, कई बार ये जो तरबूज आदि आते हैं ना, इनमें हम विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के माध्यम से अनिषेक जनन को, अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। इसको हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। तो तरबूज आदि के अंदर कृत्रिम रूप से हार्मोन्स की सहायता से अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है। इसको प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं
बीजों का महत्व। बीजों का महत्व देखिए, सबसे पहले जो बीज है इसमें पर्याप्त मात्रा में आहार भंडारित रहता है। बीज के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर खाद्यान्न कहें या भोज्य पदार्थ उसमें संग्रहित रहते हैं, भंडारित रहते हैं, जिससे क्या होगा, जब बीज का अंकुरण होगा, क्या होगा, बीज का जब अंकुरण होगा तब उससे जो नया पौधा बनेगा जिसको हम कहते हैं नवोद्भिद, उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की आपूर्ति इस आहार के द्वारा की जा सके। तो ये एक तरह का बीजों में अनुकूलन होता है कि जब बीज का अंकुरण होगा उससे जो नया पौधा बनेगा उसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इस आहार से उसको मिलती रहे। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि नवोद्भिद या नया जो पौधा उगा है, उगने के बाद जब तक वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके खुद भोजन नहीं बना लेता है तब तक का भोज्य पदार्थ इस बीज के अंदर पाया जाता है। तो अपने आप में बहुत ही विशेष बात है कि बीजों ने या प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि नवोद्भिद उगने के बाद जो आगे नवोद्भिद है जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम नहीं हो जाता है तब तक की जो ऊर्जा है वो इसको बीज के अंदर जो भंडारित आहार है, बीज के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है उससे उसको मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें, बीज के ऊपर कठोर बीजावरण पाया जाता है। बीज के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। हमने बीज की संरचना पढ़ी, उस समय बात की थी। बीज के ऊपर बाह्य चोल पाई जाती है, अंतर चोल पाई जाती है। बाह्य चोल को टेस्टा कहा जाता है, अंदर वाली जो चोल है उसको टेगमेन कहा जाता है। बाहर वाली जो मोटी परत होती है, अंदर वाली पतली परत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीज के ऊपर कठोर बीजावरण पाया जाता है जिससे बीज है वो संरक्षित रहता है, किसी भी प्रकार का बीज को नुकसान नहीं होता, जो प्रतिरोधी परत के रूप में कार्य करता है और बीज है वो सुदृढ़ तरीके से रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो बीज का निर्माण हुआ है वो लैंगिक जनन की घटना के बाद हुआ है। बीज का निर्माण कब होगा? जब निषेचन की क्रिया होगी तब होगा। तो बीज का निर्माण है वो लैंगिक जनन के उपरांत होता है। और लैंगिक जनन में आप सभी को पता है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक नर युग्मक मिलता है, एक नर युग्मक किससे संयोग करेगा? मादा युग्मक से संयोग करता है। नर युग्मक ये पौधा अलग है और ये पौधा अलग है। तो लैंगिक जनन के दौरान ये पौधा नर युग्मक, दूसरा पौधा मादा युग्मक, इन दोनों जो अलग अलग पौधे हैं इनके जेनेटिक जो मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, वो मिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है? विविधता आती है। और विविधता आएगी तो जो नई संतान उत्पन्न होगी उसमें विभिन्नता आएगी और विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक उत्पाद से नया पौधा बनेगा वो विविधता लिए होता है ताकि वह जैव विकास में योगदान दे सके। नेक्स्ट बात करें प्रसूति। बीज के अंदर क्या होगा? जैसे जैसे बीज का निर्माण होगा वैसे वैसे बीज का निर्जलीकरण हो जाएगा। बीज के अंदर जो पानी है वो बाहर आ जाएगा या निर्जलीकरण हो जाएगा बीज का। बीज के अंदर जो उपापचय क्रिया होती है वो मंद हो जाती है। इसी कंडीशन हम कहते हैं प्रसूति। तो बीज है वो प्रसूति की अवस्था में चला जाएगा, मतलब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। अब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो हम उसको लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। अब लंबे समय तक संग्रहित करने से क्या फायदा है कि एक परिवार में जितने भी मेंबर है वो इन्हीं बीजों से अनाज प्राप्त होता है, इसी बीजों से या इन्हीं अनाज से अपना भोजन प्राप्त करेगा तो लंबे समय तक स्टोर होगा, तो वह परिवार लंबे समय तक उसका यूज ले सकता है, उसको काम में ले सकता है। दूसरा, जो किसान है लंबे समय तक इन बीजों को क्या करेंगे? संग्रहित करके रखेंगे और नेक्स्ट जो भी मौसम होगा उसमें फसल के रूप में इन्हीं बीजों को काम में लेते हैं, इन्हीं बीजों को उगाकर फसल प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। अब ये जो प्रसूति है इसी वजह से पूरे वर्ष खाद्यान्न के रूप में हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है या प्राणियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगले मौसम में फसल के रूप में इसे पुनः उगाया जा सकता है क्योंकि बीज निष्क्रिय अवस्था में होता है। देखो, यदि सक्रिय अवस्था में होता या उसके अंदर पानी पाया जाता तो वह बीज है वो कभी भी अंकुरित
हो सकता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको जैसे कभी अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, आर्द्रता है, ऑक्सीजन है, यही आर्द्रता, ऑक्सीजन, तापमान, यही इसकी अनुकूल परिस्थिति होती है। यदि कभी कभार इनको बीच में यह परिस्थिति मिल जाए तो उस समय बीज है वो अंकुरित हो जाता है। तो इसलिए प्रसुप्ति है या बीज निष्क्रिय अवस्था में चले गए तो अगले मौसम तक फसल के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, हम खाद्यान्न के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए जितने बीज है, बीजों से कई औषधियां प्राप्त होती है, बीजों से हम मसाले प्राप्त करते हैं, बीजों से हम तेल प्राप्त करते हैं, बीजों से हम पेय पदार्थ प्राप्त करते हैं, रेशे, दाल आदि, ये सभी पदार्थ भी हम बीजों से प्राप्त करते हैं। अब बीज है तो प्रकीर्णन के लिए इसमें अनुकूलन पाया जाता है। बीज है वो, प्रकीर्णन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, किसी के माध्यम से चले जाना या उनका स्थानांतरण हो जाना, तो इसमें प्रकीर्णन पाया जाता है। प्रकीर्णन पाया जाता है इस वजह से ये बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। यहाँ का पौधा, यहाँ के बीज है वो किसी अन्य जगह पर जाकर वो पौधे है वो बस जाते हैं, तो अन्य स्थानों पर बसावट में वो सक्षम होते हैं ये बीज। इसके अलावा इन बीजों का आर्थिक महत्व भी होता है। बीज है जो किसान है वो क्या करेंगे, इन सभी पौधों का मतलब फसल के रूप में उगाएंगे। उगाने से इन पौधों के जो बीज है इनको मार्केट में ले जाकर इसको बेचकर आजीविका या इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से बीजों का आर्थिक महत्व भी होता है। देखिए हम बात करते हैं बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता का मतलब है जैसे बीजांड से बीज का निर्माण हुआ, बीज का निर्माण होने के बाद बीज का प्रकीर्णन हुआ। प्रकीर्णन से क्या हुआ, बीज है वो जमीन के ऊपर गिर गया। अब ये जो बीज है प्रसुप्ति अवस्था में चला गया और निष्क्रिय अवस्था में चला गया, और नेक्स्ट इसका जब अंकुरण होता है तब तक का जो काल है उसको हम कहते हैं जीवन क्षमता। मतलब ये हुआ कि प्रकीर्णन के बाद ऐसे लिख सकते हैं, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से लेकर इसके अंकुरण तक, इसके अंकुरण तक ये बीज की जो अवधि है इसी को हम उस बीज की जीवन क्षमता या जीवन अवधि कहते हैं। अब इसमें प्रकीर्ण हुआ, उसके बाद में वो कब तक जीवित रहेगा उसको उसकी जीवन क्षमता कहते हैं या जीवन काल बोला जाता है। अलग अलग प्रजाति के बीज है तो उनमें उनकी जीवन क्षमता अलग अलग पाई जाती है या उन बीजों का जीवन काल अलग अलग पाया जाता है। ये कुछ सप्ताह, एक सप्ताह से लेकर कई वर्षों तक इनकी जीवन क्षमता हो सकती है। अब कई वर्षों तक ये बीज है वो या इसका जीवन काल होता है, कई वर्षों तक इनका जीवन काल होता है। तो अकाल पड़ने पर, कोई महामारी होने पर या कोई प्राकृतिक आपदा हो तो उस कंडीशन में हम इन बीजों का उपयोग कर सकते हैं। जितनी लंबी जीवन क्षमता होगी उतने ही हम बीजों को अधिक समय तक संग्रहित करके रख सकते हैं। हमने संग्रहित करके रखा, मान लो इस साल संग्रहित करके रखा, अगले साल मान लो अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, तो हमने जो पहले स्टोर करके रखा है उन बीजों को अनाज के रूप में काम में ले सकते हैं। तो अकाल पड़ सकता है या कोई महामारी हो या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो तो उस समय हम इन बीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब जब इनकी जीवन क्षमता समाप्त होगी तब क्या होगा, तब बीजों का होगा अंकुरण। जब इनकी जीवन क्षमता समाप्त होगी तब बीजों का अंकुरण होगा। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, ऑक्सीजन, आर्द्रता या नमी और तापमान। ये तीन चीज है वो बीजों के अंकुरण के लिए इनकी आवश्यकता रहती है। पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, पर्याप्त आर्द्रता और जो अनुकूल तापमान हो, तो ये तीन जो कंडीशन है इससे क्या होगा, बीज अंकुरित हो जाएगा। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाएगा उस बीज की जीवन क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। बीज अंकुरित होगा फिर वो बीज नहीं रहेगा, बीज के अंदर जो भ्रूण है वह भ्रूण है वो नए पौधे का निर्माण करेगा या नवोद्भिद का निर्माण करेगा। इसी के साथ उस बीज की जीवन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों की जीवन क्षमता, एक प्राचीन उदाहरण है, प्राचीनतम उदाहरण है और ये विश्व रिकॉर्ड भी है। एक पौधा है ल्यूपाइनस आर्कटिकस। ल्यूपाइनस
आर्कटिकस, इस पौधे के जो बीज है, इन बीजों की जीवन क्षमता 10,000 वर्ष होती है। कितनी होती है? 10,000 वर्ष। ल्यूपाइनस आर्कटिकस, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ल्यूपाइनस आर्कटिकस के जो बीज होते हैं, इनकी जीवन क्षमता होती है 10,000 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीज है वो 10 साल के बाद में अंकुरित होते हैं। इतनी लंबी इनकी जीवन क्षमता होती है। अब यहाँ पर अंकुरण तो हो गए, मान लो 10,000 साल के बाद में इनका अंकुरण हो गया। ओनली अंकुरण ही नहीं होता, अंकुरण होने के बाद इन पौधों के अंदर पुष्पन की क्रिया भी संपन्न होती है। इसका मतलब लंबे समय तक ये पुष्प है वो प्रसूति की अवस्था में रहेंगे। इतने लंबे समय के बाद जब इनमें अंकुरण होता है तो बिल्कुल वेल डेवलप्ड जो पौधा है उसका निर्माण होता है, नवोद्भिद का निर्माण होता है, और जो संतति पौधा बनेगा उसमें भी पुष्पन होगा और वह लैंगिक जनन की क्रिया करके नए बीजों का निर्माण भी कर सकता है। तो ये 10,000 वर्ष तक इन बीजों की जीवन क्षमता होती है। एक यदि हम नवीनतम रिकॉर्ड देखें, नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार एक खजूर का पौधा है। किसका पौधा है? खजूर का पौधा। नाम क्या है? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। पौधे का नाम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। अब ये खुदाई के दौरान मिला है। खुदाई के दौरान कहां पर प्राप्त हुआ? मृत सागर के पास। जो मृत सागर है उसके पास ये जगह है, किंग हेरोडस पैलेस, मृत सागर के पास में पाई जाती है। यहां पर यह पौधा मिला है। इसकी जो बीज है, इसकी जीवन क्षमता होती है 2000 वर्ष। कितने? 2000 वर्ष इन बीजों की जीवन क्षमता होती है। अब ये जो बीज है, छोटा सा बीज है, इस छोटे से बीज के अंदर इतने बड़े विशालकाय वृक्ष को निर्माण करने की पावर पाई जाती है। इतने विशालकाय वृक्ष के निर्माण की उसमें क्षमता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस बीज के अंदर जो भ्रूण है, उस भ्रूण के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कि जैसे हमारा बरगद का पौधा है, इतना बड़ा पौधा, छोटा सा बीज इतने बड़े पौधे को बनाने की या उस पौधे के निर्माण की क्षमता रखता है, या वो पावर उसके अंदर होती है। अब बीजों की बात करें तो बीज कितने होते हैं? हमने अभी बात की है, एक फल के अंदर कितने बीज होंगे? जितने अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। अब एक आर्किड का पौधा है। आर्किड का जो पौधा है वो एक समय में कई लाख के आसपास है वो बीजों का निर्माण करता है, बहुत ज्यादा बीजों का निर्माण करता है। और इतने छोटे बीज, जैसे राई का जो पौधा है उसके जो बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उस बीज के अंदर बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष बनाने की है वो क्षमता पाई जाती है। तो बीज के अंदर यह गुण या यह क्षमता पाई जाती है। देखिए, असंग जनन। असंग जनन का मतलब होगा बिना निषेचन के बीज का निर्माण। सामान्यतः लैंगिक जनन की हम बात करें तो लैंगिक जनन के दौरान निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। निषेचन से पहले उनमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, और जब निषेचन होगा तो अंत में वो बीजांड से बीज का निर्माण होगा। ये तो लैंगिक जनन की जो महत्वपूर्ण घटना है। अब यदि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो रहा है तो इसको हम कहेंगे असंग जनन या एपोमिक्सिस, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं होने का मतलब युग्मक संलयन नहीं हुआ, युग्मकों का संलयन तो नहीं हुआ, लेकिन किसका निर्माण हो गया? भ्रूण का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया को भी असंग जनन बोला जाएगा। ऐसे जो पादप होते हैं इनको असंग जननिक पादप बोला जाता है। ऐसे पादप जिनका निर्माण ऐसे बीजों से होता है उसको हम कहेंगे असंग जननिक पादप। अब इसमें एक उदाहरण दे देते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि बिना निषेचन के, बिना युग्मक संलयन के बीज का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है। सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और सीधे अंड कोशिका का निर्माण हो गया। कहने का मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन के यदि अंड कोशिका बनती है तो यह अंड कोशिका है वो 2n होती है। अब ये जो 2n अंड कोशिका है, ये 2n अंड कोशिका फिर क्या करेगी? डायरेक्ट बीज का निर्माण करेगी। इसी को असंग जनन कहा जाता है।
अब ये जो असंगजनन की जो प्रोसेस है, ये सूर्यमुखी जो कि कंपोजिटी कुल का पौधा है, सूर्यमुखी, इसमें पाई जाती है। इसके अलावा कुछ घासों के अंदर यह जो विधि है वो पाई जाती है। नेक्स्ट में बात करते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता या पोली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता नाम से स्पष्ट है, बहु का मतलब अधिक, क्या भ्रूण मतलब अधिक भ्रूण, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। तो एक बीज में यदि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता। सामान्यतः जो अनावर्त बीजी पौधे हैं या जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों के अंदर बहुभ्रूणता सामान्यतः देखी जाती है, या अनावर्त बीजी जो पौधे हैं इनका बहुभ्रूणता है वो विशिष्ट लक्षण होता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो जो संकर बीज है, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड, उन्होंने क्या किया, उत्पादकता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब कम समय में हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनसे कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। और वर्तमान में ये हम हमारे चारों ओर देखते हैं, जब भी हम फसल उगाते हैं, फसल बोते हैं, तब संकर बीजों को काम में लेते हैं ताकि क्या होगा, कम समय में उत्पादन अधिक हो जाए। आज के समय में हर फसल के हाइब्रिड बीज आ गए, जैसे मान लो बाजरे का है, गेहूं का है, मोठ, मूंग, सब का। तो उसमें होगा क्या, कम समय में अधिक उत्पादन। अब कौन नहीं चाहेगा, तो हर किसान ये चाहे कि कम समय में अधिक उत्पादन हो। कम समय में यदि पानी कम है तो भी चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान में क्या है, ये जो संकर बीज है, हाइब्रिड बीज है, इन्होंने क्या है, उत्पादक तो विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया। मतलब जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे ज्यादा उत्पादन इस संकर बीजों ने बढ़ा दिया। लेकिन इनकी एक ही समस्या है। समस्या क्या है कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं इनको हर साल उगाकर पैदा किया जाना चाहिए। हर साल, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया वो रेगुलर चलेगा, नहीं, हर साल संकर बीजों को उगाकर उससे संकर बीज पैदा किए जाने चाहिए। लेकिन अब यदि ये संकर बीज है, मान लो किसानों को दे दिए, किसानों ने खेत के अंदर उगा दिए। अब किसानों ने खेत के अंदर बीजों को उगाया तो वहां पर क्या होगा, संकर बीज, सामान्य बीज, परागकण इधर के इधर, वो सब मामला मिक्स हो जाएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि सामान्य बुआई के दौरान किसान यदि खेतों में इनको बोते हैं तो क्या होगा, इनकी विशिष्टता है, ये जो विशिष्ट बीज है, जो इसका विशिष्ट जीन है, इसको यथावत नहीं रखा जा सकता। हम नहीं कह सकते कि नेक्स्ट जो हमें बीज मिलेगा वो हाइब्रिड होगा या सामान्य प्रकार का होगा, मतलब वो मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो एक खेत के अंदर हाइब्रिड बीज है, पास में हाइब्रिड नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब इनमें लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, परागकण हो सकता है, सामान्य जो पौधे हैं वो परागकण हाइब्रिड के ऊपर आ जाए, या हाइब्रिड वाले परागकण है वो सामान्य पौधों के ऊपर चले जाए। तो इसमें क्या होगा, जो हाइब्रिड बीज है इनकी विशेषता को हम यथावत नहीं रख सकते। तो इसके लिए जो असंगजनन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, असंगजनन। असंगजनन से यदि हम ऐसे पौधे तैयार करते हैं, ऐसे बीज तैयार करते हैं, तो इस असंगजनन की जो विधि है इसके द्वारा हम इन बीजों की विशेषता को बरकरार रख सकते हैं। अब कैसे रखेंगे, अब इसमें असंगजनन में क्या है, युग्मकों का संलयन ही नहीं हो रहा है या उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें या उस बीज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या उस बीज की जो विशिष्टता है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। अब यदि इस विधि के द्वारा हम हाइब्रिड बीज प्राप्त करेंगे तो ऐसे जो किसान होते हैं इनको प्रतिवर्ष बीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है। बुआई के दौरान वो काम में ले सकते हैं, लेकिन इनको हर वर्ष खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या हर वर्ष ऐसे जो बीज है इनको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें अभी बात की है असंगजनन के बारे में और बहुभ्रूणता के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने छोटे छोटे कई बिंदुओं को लेने का प्रयास किया। हमने सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में बात की। फ्रूट्स दो प्रकार के होते हैं, सत्य और आभासी। जो अंडाशय से बने वो सत्य फल, जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने तो वो आभासी फल। तो फल बने, फिर फल भित्ति के बारे में बात की। फल भित्ति के बाद में हमने जो बीज है, बीजों का महत्व पढ़ा। बीजों के महत्व के बाद हम बीजों की जीवन क्षमता या उसका जीवन काल उसके बारे में डिस्कस किया, और बीजों का जो जीवन काल है उसके बाद हमने असंगजनन के बारे में और फिर है वो बहुभ्रूणता के बारे में डिस्कस किया। आज आपका जो जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन,
इसी के साथ आपका यह चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आप जो इसके इस चैप्टर के 5-6 वीडियो है, आप नंबर वाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से वीडियो को देखें, और यदि किसी भी प्रकार की आपको कमी लगती है या कहीं पर भी सुधार करने की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि उस कमी का निस्तारण किया जा सके, कमी में सुधार किया जा सके। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब काम करेगा तो काम जो करते हैं उनके द्वारा गलती भी होती है, जो काम नहीं करते हैं उनसे गलती नहीं होती है। काम करते हैं तो गलती होती है, और यदि गलती होती है तो गलती में सुधार करने की संभावना भी बनती है। तो अब ये नया प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर जो ये हमारे लिए नई चीज़ है, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, आपको हमारा 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप घर पर भी बैठे हैं तो भी आप जीव विज्ञान NCERT बेस्ड बायो का अध्ययन है वो सुचारू रूप से चालू रख सकें। आप जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं वहाँ पर हो सकता है स्टाफ हो नहीं हो, और यदि है भी तो भी आपने स्कूल के अंदर जो चीज़ पढ़ी है वही चीज़ यदि घर पर बैठ के हम रिवाइज कर लें तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस दौरान आप हमें सुझाव दे सकते हैं, सुधार की जहाँ संभावना लगे आप हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और ऐसा आप करके इसमें सुधार कर सकते हैं। तो आप सभी के सुझाव आमंत्रित है, और इस तरह से हमने कक्षा 12th के 2 चैप्टर पूरे कर लिए। वीडियो मेरी ओर से मैं बहुत ही अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिस चीज़ का आप लाभ ले रहे हो वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफाई नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बटन दबाकर आप इसको नोटिफाई करें, ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ में धन्यवाद।